नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आती हूँ, तो आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, भारतीय वायुसेना दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप, विश्व हिंदी दिवस। ओके, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? 12 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। ओके, इसको भी आप लिख लेंगे। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। ये सब आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, विश्व मधुमक्खी दिवस। ओके, तो इतने आज के हमारे 4 इम्पॉर्टेंट डे हमें पता लग गए। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। और 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसके थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी इसकी स्थापना। तो देखिए, ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सेकंड इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के संगठन में भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? इंडियन एयरफोर्स डे। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 और 23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने % करने का अनुमान जताया है। तो देखिए, कितने % उसने अनुमान जताया है जीडीपी ग्रोथ रहने का? 12.4%। ओके, कितना है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं। देखिए, इसकी 2020 में क्या रही थी और 2020 में इसकी रही थी, बता देते हैं आपको कि 26.95 लाख करोड़ रुपए रही थी। ठीक है, 2021 के लिए। और 21-22 के लिए कितनी है? 32.38 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। ठीक है, और परसेंट में जान लेते हैं, परसेंट में कितनी है। तो देखिए, आरबीआई पर ईयर मतलब एक साल में 4 बार ग्रोथ रेट जारी करता है। तो देखिए, अभी उसने जुलाई और सितंबर में 7.9 बताई है ग्रोथ रेट दर। और क्या नाम, अक्टूबर और दिसंबर 2021 के लिए बताई है 6.8%। और जनवरी और मार्च 2022 के लिए बताइए 6.1%। ठीक है, तो आप ये डेटा याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साहित्य का नोबेल प्राइज़ किसे प्रदान किया गया, यानी कि 2021 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। तो 2021 का नोबेल प्राइज़ मिला है अब्दुल राज़क गुरनाह को। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन है? अब्दुल राज़क गुरनाह हैं। और देखिए, 2020 में किसे मिला था? 2020 में मिला था, अमेरिकी कवित्री थी एक, लुइस ग्लूट। उनके बारे में लिख लीजिए, 2020 का लुइस ग्लूट नाम था। ओके, लुइस ग्लूट को मिला था। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, अब्दुल राज़क गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। सेकंड पॉइंट क्या है? साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लूट को दिया गया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, लुइस ग्लूट, यहाँ पे भी डेटा आपको मिल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक
जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई हैं? तो देखिए पहली महिला कौन बनी है? अंशु मलिक बनी है हमारी, जो विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। अब देखिए गीता फोगाट के भी बारे में जान लेते हैं। गीता फोगाट कौन है हमारी? गीता फोगाट एक पहलवान है जो कहाँ की है? ये हरियाणा की हैं और ये राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पहली बार। ठीक है, पहली बार जीता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि पहली बार किसने जीता है? पहली बार इन्होंने स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था। फ्री स्टाइल ये पहलवान है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए पूजा डांडा के भी बारे में जान लेते हैं। ये भी हरियाणा की कुश्ती पहलवान है, कुश्ती से रिलेटेड पहलवान है और इन्हें क्या दिया गया था? 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? कुश्ती के लिए। देखिए पूजा डांडा के भी बारे में हमने जान लिया, ये कुश्ती से रिलेटेड हैं और इन्हें अर्जुन प्राइज़ दिया गया था। ओके, कब दिया गया था? 2018 में। ओके, और हम जान लेते हैं गीता फोगाट के बारे में। गीता फोगाट के बारे में जान लेते हैं। गीता फोगाट ये इन्होंने गीता फोगाट ने ही इंडिया के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक पहली बार जीता था। ठीक है, किसने जीता था? गीता फोगाट ने। देखिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, हम लोग फिर से देख ले रहे हैं। इन्होंने ही किया गया था, गीता फोगाट ने पहली बार जीता था। क्या जीता था? पहली बार जीता था, स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। और बबीता फोगाट ने, ये भी पहलवान है हरियाणा की, 2014 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ब्रितानी लावेर दुबे को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, किसने? बबीता फोगाट ने। और पूजा डांडा के बारे में बता देते हैं आपको। ये भी कुश्ती से रिलेटेड पहलवान है और इन्हें 2018 में अर्जुन प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग जान लेते हैं अब नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखिए अंशु मलिक के बारे में बताते हैं आपको। 7 अक्टूबर 2021 को विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार गई थी ये अंशु मलिक और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। ठीक है, ये क्या हुआ था? विश्व चैंपियनशिप में 2021 में 7 अक्टूबर 2021 को ये विश्व चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें ये हार गई थी और इन्हें क्या मिला था? रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। यानी कि इनके हाथ से स्वर्ण पदक निकल गया था। इस हार के बाद भी 57 केजी में 19 वर्ष की अंशु मलिक इतिहास बनाने में सफल रही। क्या हुआ? 57 केजी में इन्हें क्या मिला? स्वर्ण पदक दिया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिए भारतीयों में प्रथम स्थान पर हमारा कौन रहा है? मुकेश अंबानी रहा है। मुकेश अंबानी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के CMD मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में लगातार 14वें साल सबसे अमीर शख्स के तौर पर शुमार किए गए हैं। क्या हुआ है कि लगातार 14 साल से यही जो लिस्ट जारी होती है, जो अमीर लोगों की लिस्ट जारी होती है, उसमें ये लगातार 14 वर्ष से पहले ही स्थान पर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? तो देखिए किसने दे दी है ये मंजूरी? छत्तीसगढ़ ने दी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दे दी गई है। और हम वन्यजीव अभयारण्य और भी इम्पोर्टेंट है जैसे कि पंजाब में है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पंजाब में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं? हरके, एक तो हरके है, अबोहर है, वीर मोती बाग है, लिख लीजिए, हरके वीर मोती
वीर मोती है, अबोहर है, ओके, अबोहर है। ये 4 वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हैं? पंजाब में है। अब तमिलनाडु के भी बारे में लिख लीजिए। एक तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है और एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इन दोनों के बारे में लिख लीजिए। कौन से? मुदुमलाई और सत्यमंगलम, ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। और असम में कौन सा है? असम में है लोंगरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ है। लेकिन पहले कौन सा था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन अब कौन सा है? लोंगरी वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ है, ठीक है। और असम में क्या है? मानस भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आप काजीरंगा और मानस दोनों ही याद रखेंगे, असम में है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने 5 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब कौन है? अचान कमार हैं, जो अचान कमार और उदंती सीता नदी और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। यानी कि छत्तीसगढ़ के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट और भी टाइगर रिजर्व हैं जो बताए हैं। इसमें कौन कौन से हैं? अचानकमार और उदंती सीता नदी और इंद्रावती, ये 3 थे पहले छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब चौथा ये टाइगर रिजर्व एक और बन गया है। कौन सा बना है? जिसका नाम क्या है? तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए कितने PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो देखिए, कितने बनाने की मंजूरी दी है? 7, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 7 बनेंगे PM मित्र पार्क, ये मंजूरी मोदी जी ने दे दी है। तो हम लोग जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के भी बारे में। क्या है? केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर विजन को पूरा करते हुए 7 PM मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा, अपनी मंजूरी दे दी है। और PM मित्र पार्क 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित किए जाएंगे। कितना? 4,445 करोड़ रुपए के साथ ही इसमें इतना व्यय किया जाएगा और 5 साल में ये स्थापित किए जाएंगे। कितने? 7 PM मित्र पार्क बनाए जाएंगे। इनके लिए धनराशि कितनी रखी गई है? 4,445 करोड़ रुपए, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फैक्ट जान लेते हैं। यह कदम भारत को वैश्विक कपड़ा दिग्गजों के बराबर खड़ा करने में मदद करेगा, ठीक है। जो वैश्विक कपड़ा दिग्गज हैं उनके बराबर खड़ा करने में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? फिच रेटिंग्स के चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुसार अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो देखिए, कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.7% कर दिया है। घटाकर कितनी? फिच रेटिंग को घटा दिया है, कितनी हो गई है? अब 8.7% हो गई है, ठीक है। किसके लिए हो गई है? भारत की हमारी आर्थिक वृद्धि दर है ये। भारत की आर्थिक वृद्धि दर हमारी 8.7% कर दी है। और पहले क्या थी हम लोग जान लेते हैं। तो पहले हमारी 2020 और 21 के लिए उसने ग्रोथ रेट का अनुमान माइनस में 7.5% रखा था। और फिच रेटिंग के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की ग्रोथ रेट दर का अनुमान कितना? 12.8% रखा गया है, ठीक है। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 5.8% रखा है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये फैक्ट कि 2021 और 22 में कितनी रखी थी फिच रेटिंग? 12.8% का अनुमान लगाया गया था। और देखिए, वित्त वर्ष 22 और 23 के लिए कितनी रखी गई है?
5.8% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो आज हमने इस तरह से अपनी आज की करंट का सेशन कंप्लीट कर लिया है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बेल आइकन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, आपको ऑल पे सेलेक्ट करना है, जिससे मैं आपको कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।